Welcome student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry at स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। और चैप्टर हमारा कंटिन्यू है एसिड एंड बेसिस, जिसमें हम दो सिद्धांत पढ़ चुके हैं जिनके आधार पर एसिड्स और बेस हम बता सकते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत हम यहाँ पढ़ेंगे लुईस सिद्धांत, लुईस थ्योरी। तो लुईस सिद्धांत के क्या रूल्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। ज़्यादातर एसिड बेस के जो सिद्धांत हैं उनको इस आधार पर परिभाषित किया गया है कि किसी विशेष आयन, जैसे हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, उनके लेने या देने की क्षमता क्या है, उसके आधार पर इनको परिभाषित किया गया है। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करने पर ये पता चला है कि जितने जनरल एसिड्स होते हैं, सामान्य अम्ल, वो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जबकि क्षारकों में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता पाई जाती है। तो अम्ल तथा क्षारक का ये जो व्यवहार है, ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बताते हुए जी.एन. लुईस ने 1923 में यह सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ अम्ल हैं तथा इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ क्षारक हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही के मध्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लुईस की अम्ल क्षार धारणा थी, उसके आधार पर उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना पर आधारित है, उनकी जो धारणा है, इस सिद्धांत से बहुत सी उदासीनीकरण अभिक्रियाओं को समझाया गया है और अन्य संकल्पनाओं में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में लुईस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। इस तरह से लुईस ने अम्ल व क्षार को परिभाषित किया है। तो इसी के आधार पर अब हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे लुईस सिद्धांत की। तो लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल व क्षारों के बीच जो बॉन्ड बनता है, जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा है, प्रक्रम कहा है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इस प्रक्रम में इसके परिणाम स्वरूप योगात्पाद प्राप्त होता है। जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं दोनों, जिनको हम एक एसिड और एक बेस बोलते हैं, उन दोनों के एडिशन से बनता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया ट्राईफ्लोरो बोरोन। ठीक है, बोरोन का हमने हैलाइड लिया, जिसको हम कह रहे हैं लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नेक्स्ट हमने लिया अमोनिया, जिसको हम कह रहे हैं लुईस बेस। तो लुईस बेस में अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन देने की संभावना इनके पास ज़्यादा होती है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये हो गए लुईस बेस। यहाँ पे हम ये इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा सकते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन दोनों के उदासीनीकरण प्रक्रम से हमें क्या मिला, जो रिजल्ट में हमें मिला योगात्पाद BF3 और NH3 का ये कंपाउंड, जहाँ पे कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। एक और एग्जांपल लिया, इस पर हमने क्या किया कि बेस को चेंज नहीं किया। हमारा जो लुईस बेस है वो हमने अमोनिया ही रखा, परंतु जो हमारे पास लुईस एसिड है उसको हमने क्या किया, BF3 की जगह अब हम ले रहे हैं हाइड्रोजन प्लस आयन। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन के पास वैसे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है तो वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। उसके बाद इन दोनों की रिएक्शन से हमें जो ये मिला एज ए रिज़ल्ट
NH3 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हाइड्रोजन को, तो ये हमारे पास आया हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। ब्रोंस्टन-क्लोरी के अनुसार, ब्रोंस्टन-क्लोरी ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार क्षारक वो पदार्थ हैं जो H+ आयन लेने वाले होते हैं, और लुईस के अनुसार भी वे ही क्षारक हैं, क्योंकि H+ आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। परिभाषा अलग अलग है, बट सेम आयन को या सेम पदार्थ को ही क्षार बोला गया है। अर्थात जो अणु या आयन ब्रोंस्टन-क्लोरी के अनुसार प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, लुईस के अनुसार वे प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। ठीक है। अब हम करते हैं लुईस अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस, कि लुईस अम्लों को किस तरह से बांटा गया है। तो लुईस अम्लों का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार ये कहा गया है कि अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में अष्टक अपूर्ण हो, अष्टक कंप्लीट नहीं हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो वही हमने कहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनको हम अम्ल कह रहे हैं लुईस के अकॉर्डिंग। तो एक तो ये हो गया कि वो अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में ही अष्टक अपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए जो वर्ग 13 के यौगिक हैं, जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, इनके जो हैलाइड्स जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की प्रवृत्ति होती है, तथा लुईस क्षार के साथ ये योगात्पाद बनाते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल भी लिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये हो गया हमारा बोरॉन फ्लोराइड। ये दोनों लुईस एसिड हैं, क्योंकि दोनों के अष्टक अपूर्ण हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकते हैं। एज ए लुईस बेस हमने लिया क्लोराइड और फ्लोराइड आयन, तो इनके साथ ऐड होकर योगात्पाद बनाएंगे, जो हमारे पास ये इनका ऋणायन हमें मिला है एल्यूमिनियम क्लोराइड का और बोरॉन फ्लोराइड का, AlCl4 और BF4। तो इस तरह से योगात्पाद का निर्माण होता है। ये वर्गीकरण की फर्स्ट है लुईस एसिड का। सेकेंड वर्गीकरण हम इनका इस आधार पर कर सकते हैं कि संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुओं के परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। धातु के रिक्त कक्षकों के कारण लुईस क्षार या इलेक्ट्रॉन लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो जितने भी संक्रमण धातुएं होती हैं या उनके आयन होते हैं, उनके पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। ठीक है। इसी वजह से डी कक्षक उनके पास प्रेजेंट है, इस कारण से वो हो गए लुईस क्षार, या फिर जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देते हैं वहां पर। लुईस क्षार भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, तो ये जिनको दान कर रहे हैं धातु को, वो हो गया लुईस अम्ल। इस तरह से दान करके जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं योगात्पाद बोल सकते हैं। जैसे हमने लिया आयरन, कॉपर और सिल्वर। तीनों ही केस में हम ये कह सकते हैं कि ये संक्रमण धातुएं हैं और इनके पास खाली कक्षक उपलब्ध होंगे, जिनके साथ कार्बोनिल ने, अमोनिया ने, साइनाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन दान करके एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास पेंटा कार्बोनिल आयरन, सेकंड है टेट्रा अमीन कॉपर, थर्ड है साइनाइड का सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी कक्षक हो। अभी हम बात कर रहे थे संक्रमण धातु जिनके पास डी कक्षक प्रेजेंट है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है वो संक्रमण धातु हो, कोई भी अन्य अणु हो सकते हैं जिनके पास रिक्त डी कक्षक हो, वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फास्फोरस के हैलाइड, सल्फर के हैलाइड, हमारे पास हो गया टाइटेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इन सब के हैलाइड्स हमारे पास हैं।
इनके पास खाली डी कक्षक प्रेजेंट होते हैं। उन डी कक्षकों की वजह से ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं और ये लुईस क्षारों के साथ रिएक्शन करके जटिल, कॉम्प्लेक्स या फिर आयन का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ सिलिकॉन का फ्लोराइड हमारे पास था, इसने 2 फ्लोराइड आयन और ऐड करके हेक्साफ्लोरोसिलिकेट का निर्माण किया। ऐसे ही टिन है, टिन का क्लोराइड है SnCl4। इसके साथ अगर हम अमोनिया जो कि बेस है उसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो यह हमारा टिन और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें वे यौगिक जिनके अलग अलग विद्युत ऋणता वाले तत्वों के मध्य बहुबंध प्रेजेंट हो। तो ऐसे यौगिक जिनमें अलग अलग विद्युत ऋणता वाले तत्व होते हैं उनके बीच बहुबंध होगा, तो ऐसे तंत्रों को हम लुईस अम्ल में डिवाइड करते हैं। ऐसे तंत्रों में जब लुईस क्षार का कम विद्युत ऋणी तत्वों पर जुड़ाव होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन अब्र अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर विस्थापित हो जाता है। इस तरह के जिनमें बहुबंध प्रेजेंट हो और अलग अलग विद्युत ऋणता वाले होते हैं, यहाँ पर जब कोई भी लुईस क्षार अटैक करेगा, इसको हम मान रहे हैं CO2 कि ये हमारा लुईस अम्ल है, इसमें 2 विद्युत ऋणता वाले तत्व हैं और इनमें बहुबंध भी है। कोई भी लुईस क्षार जब अटैक करता है तो उससे होगा क्या कि जो पाई इलेक्ट्रॉन अब्र है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर विस्थापित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से कहाँ विस्थापित हो गए? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर मिलती है। ये जो कार्बन है इस पर एक ऑक्सीजन अटैच होगा और एक OH2 अटैच होगा, एक ऑलरेडी ऑक्सीजन जो नेगेटिव आयन है वो है, और यहाँ पर इस तरह से एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण होता है बाय एडिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन वर्ग के सदस्य। ऑक्सीजन वर्ग के सदस्य जिनमें संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। तो 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, उनको भी हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे कि ऐसे क्षार हैं वो। तो ऑक्सीजन वर्ग के सदस्यों में हमने एग्जाम्पल लिए हैं जिनकी संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। उसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास जो इनके सल्फाइड्स हैं। सल्फाइड्स में अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन कराएं या सल्फर का एडिशन कराएं, दोनों ही केस में ये ऐड होकर एक योगात्पाद बनाते हैं। इन योगात्पाद में क्या होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन के एडिशन से सल्फेट आयन बना और SO3 में सल्फर के एडिशन से हमारे पास थायोसल्फेट आयन बना। तो इस तरह से हम इनका डिवाइडेशन कर सकते हैं। इनके डिवाइडेशन से बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो इनको हम ये कहते हैं कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु वाले यौगिक होते हैं ये, और इन परमाणुओं के 8 से कम इलेक्ट्रॉन होने पर वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हमने लिया था यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर। इनके संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। उदाहरण कुछ और भी हैं इसके अलावा। मान लो हमने पिरिडीन का ऑक्सीकरण किया और पिरिडीन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमें पिरिडीन ऑक्साइड मिलेगा जिसमें पिरिडीन का N परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके ऑक्सीजन के साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करता है। तो लुईस की परिभाषा के अनुसार पिरिडीन एक क्षार की तरह कार्य करेगा। इसके अलावा ये जो 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं इनमें भी ऑक्सीजन व सल्फर परमाणु लुईस अम्ल हैं जो पिरिडीन तथा जो सल्फाइड है आयनों से अभिक्रिया करके योगात्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है लुईस सिद्धांत क्या है। लुईस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेस को किस तरह से बता सकते हैं, और आज हमने
जो लुईस एसिड हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि लुईस क्षार को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, किस आधार पे किया गया है, और लुईस सिद्धांत में क्या कमियां हैं, जिन कमियों को कंप्लीट करने के लिए कुछ और सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो आज के लिए हम ये यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।